वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि आप लोग का जो प्रवेश परीक्षा वह अप्रैल में होगा, तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जब से आप लोग का फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रतिदिन रोज शाम को 5 बजे जरूर आप लोग अटेंड करिए इस क्लास को, क्योंकि इसमें आप लोग स्वयं का टेस्ट लेते हैं और ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए तैयारी के लिए कसते हैं रामबाण की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नया है वह इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न नंबर 1 आप लोग के से जो पूछ रहा है वह है आपका संविधान का अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1955, 1960, 1965 या फिर आपका 1970। ये प्रश्न आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में भी पूछा गया था, तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा क्या होगा भाई? देखिए सिंपल सा प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 344 ए। जब भी 344 ए के बारे में आपसे जिक्र करे और आपका संविधान के बारे में, यहाँ पे राजभाषा आयोग के बारे में, गठन के बारे में पूछे, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ए सही होगा। यानी कि 1955 में क्या हुआ था कि राजभाषा आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो राजभाषा आयोग गठन किया गया था उसके पहले मैं बता दूं कि 14 सितंबर 1949 में घटना घटित हुई थी। 1949 वह आपका दिन क्या था कि उसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी दिन से आपका जो 14 सितंबर है उसी दिन से फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया गया था 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 2 पे। दिया हुआ है कि हिंदी की आदि जननी है। आदि जननी का मतलब होता है कि जो सबसे पुराने, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और जननी का मतलब होता है मां। तो हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी की जो मां है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत आपका यहां पर सही आंसर होगा। किसी भी हाल में कोई भी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी की जननी क्या है या हिंदी की आदि जननी क्या है, तो वह आपका संस्कृत होगा। ठीक है, अगर हम इसके विकास क्रम को भी देखेंगे ना हिंदी के, तो उसका क्रम भी शुरुआत होता है संस्कृत से शुरुआत होता है। ठीक है, और संस्कृत से जब शुरुआत होता है तो कह सकते हैं कि यह सबसे पुरानी है। और संस्कृत के बाद जो आपकी भाषा आती है वो आपकी पाली आती है। तो पाली तो कहीं भी हम लोग को नजर नहीं आ रही है पहले पर, तो ये सेकेंड पर है। पाली के बाद जो भाषा आती है वो आपकी प्राकृत है। ठीक है, क्या है आपकी? प्राकृत। प्राकृत के बाद जो भाषा आपकी आती है वह आपकी हिंदी है। ठीक है, उसके पहले आपकी अपभ्रंश भी आती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हिंदी का जिक्र किया गया तो हमने हिंदी लिखा हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। दिया हुआ है कि लिपि की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए लिपि की आवश्यकता संकेत में होती है, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में या फिर तीनों में। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हम कह सकते हैं कि हमारा जो लिपि होता है ना उसकी सबसे जो ज्यादा आवश्यकता होती है वो लिखने में होती है। किसमें होती है? लिखने में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जैसे हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं तो बोलने में हमें किसी भी लिपि की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, पड़ती है लेकिन उतनी नहीं जितनी लिखने में पड़ती है या फिर संकेत करने में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। दिया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या फिर अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर होगा ना वो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा कि जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम हम लोग का प्रयोग देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 में। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मथुरा
और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत या फिर आपका ब्रज भाषा? देखिए मथुरा और वृंदावन में जो मुख्यतः भाषाएं बोली जाती है ना, वह आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी? ब्रज भाषा बोली जाती है। यहां पे मैं कुछ चीजें आप लोग को बताना चाहूंगा ब्रज भाषा के बारे में। देखिए ब्रज का प्राचीन जो नाम है ना, ब्रज का जो प्राचीन नाम है वो आपका सूरसेन नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सूरसेन इसका प्राचीन नाम है। और ब्रज शब्द का अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो गोचरण स्थल होता है। ब्रज का अगर हम बात करते हैं जो मतलब एक मानक अर्थ कर सकते हैं तो उसका जो अर्थ होगा वह गोचारण स्थल होता है। क्या होता है? गोचारण स्थल। ठीक है, चारण स्थल इसका अर्थ होता है। समझ गए आप लोगों ना इसका अर्थ? यानी कि गाय के चरने का जो स्थान होता है उसी को हम लोग ब्रज कहते हैं। तो मथुरा और वृंदावन हमेशा श्री कृष्ण के लिए फेमस रहा है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। दिया निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यानी यूपी में नहीं बोली जाती है? भोजपुरी, मेवाती, ब्रज या फिर आपका कन्नौजी? तो प्रश्न नंबर 6 में हम कह सकते हैं कि जो यूपी की बोली हमें देखने को नहीं मिलती वह आपकी मेवाती है। क्या है? आपकी मेवाती। क्योंकि मेवाती जो है ना वह यूपी में आपकी नहीं बोली जाती है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दिया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राचीन भाषा नहीं है, अभी हम बात किए थे हिंदी भाषा के हिंदी भाषा का जो विकास क्रम था, तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम था उसमें सबसे पहले हमने हिंदी को रखा था कि नहीं? हिंदी को रखा था, सबसे पहले हिंदी को रखा था। उसके बाद हमने जो रखा था वह पाली को रखा था, पाली तो है नहीं। इसके बाद हमने प्राकृत को रखा था दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपका अपभ्रंश आता है, लेकिन पंजाबी जो है वो आपका प्राचीन नहीं है, ये आपका आधुनिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ठीक है, बिहारी की नहीं है, यानी बिहार में जो बोली नहीं बोली थी जयपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो ऑप्शन नंबर 8 हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा। जयपुरी बिहारी की बोली नहीं है, यह हम कह सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग का जो दिया गया है अगला, वह है आपका 9। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? उस पंजाबी का नाम आपको बता देना है, या फिर पंजाब के रहने वाले थे कि नहीं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र, श्रद्धा लाल फुल्लोरी। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बोला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रद्धा लाल फुल्लोरी, इन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। दिया निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? फिर वही प्रश्न लेके ऑप्शन यहां पर बदल गया, खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा या फिर कन्नौजी। तो प्रश्न नंबर 10 में हम कह सकते हैं कि जो आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है वह है आपकी जयपुरी। ठीक है, जयपुरी आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। दिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है आपका वह स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, क्या है आपका? स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहां पे बाबू मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में 3 स्त्रीलिंग होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 स्त्रीलिंग होते हैं। और ये 3 स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? पहला आपका ई होता है, दूसरा बड़ी ई होता है और तीसरा आपका री होता है। ये तीन क्या है आपके? ये 3 आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ऊ जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यह आपको बताना है। क का, ढ का, छ का या फिर आपका म का। तो प्रश्न नंबर 12 का हम देखेंगे कि व्यंजन कौन सा ऐसा व्यंजन जो उच्चारण तालु से नहीं होता है, तो वह है आपका सी, यानी कि छ का जो उच्चारण होता है ना वो हम लोग तालु के द्वारा नहीं करते हैं। छ का जो उच्चारण होता है वह किसके द्वारा होता है? सभी लोग बताइए। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि तालु से होता है, छ का जो होता है ना वह तालु के द्वारा होता है, क्योंकि च वर्ग के जितने भी रहेंगे, च वर्ग का जो भी आपका अक्षर रहेगा वह उच्चारण उसका जो है किससे मिलेगा? वह आपका तालु के द्वारा होगा। ठीक है, चल इसी प्रकार से हम देखेंगे कि लुंठित ध्वनि के बारे में पूछा गया है कि ये बताइए कि लुंठित ध्वनि आपको कौन सी है यहाँ पर? तो देखिए लुंठित ध्वनि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा र है। ठीक है, र क्या है आपका? लुंठित ध्वनि होता है। लुंठित ध्वनि कहिए या फिर हम इसको प्रकंपित ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? प्रकंपित
ध्वनि के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14, दिया ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? यानी एक ऐसा वर्ण जो कि ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है और आपका अघोष वर्ण भी है। तो यह एक ही हो सकता है और वह आपका प हो सकता है, क्योंकि प को जब बोलेंगे तो वह ओष्ठ भी होगा, स्पर्श व्यंजन भी होगा, अल्प प्राण भी होगा और आपका अघोष वर्ण भी होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 15 पे। दिया है एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वित होता है ना, वह आपका क्या कहलाएगी भाई? सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं युग्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मक। अब यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि युग्मक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये युग्मक क्या होता है। जैसे अगर हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं, प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता लिख रहे हैं, तो अब ये देखिएगा कि जब कोई वर्ण जो होता है वह एक बार आधा लिखा जाए और एक बार पूरा लिखा जाए तो वही आपका क्या होता है? वह द्वित होता है। उस एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, यानी एक ही ध्वनि का यहाँ पर है, नौ यहाँ पर एक ध्वनि है और इसका द्वित हो गया है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? युग्मक कहलाएगा। समझिए ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। दिया है यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह जो है वह किस प्रकार की है? तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है या फिर आपका कंठोष्ठ है? तो 16 का हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, यह आपका तालव्य है। ठीक है, क्या है आपका? तालव्य है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 17 देखते हैं। दिया है उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, दंतोष्ठ है या फिर आपका कंठोष्ठ है? तो 17 का सही आंसर होगा कि उच्चारण की दृष्टि से जो आपका वह है वह दंतोष्ठ है। क्या होगा? दंतोष्ठ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। देखिए दिया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन बाबू यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है। स्वरों की संख्या 13 नहीं बल्कि आपका 11 होता है। कितना होता है आपका? 11 यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी अ से लेकर के अ तक जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं। अन और जो आपका अ होता है यह काउंट नहीं किया जाता है स्वर में, क्योंकि यह आपके स्वर भी होते हैं और यह आपके व्यंजन भी होते हैं। जिस प्रकार इनकी जरूरत होती है उस प्रकार यह आपका प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग 18 किए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो 18 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को 18 क्वेश्चन के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट सेशन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें हम लोग आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग